नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2022 में किसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम एडविल एलएस मिड कैप अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो एडविल एलएस का मिड कैप अपॉर्चुनिटी म्यूचुअल फंड है वो मिड कैप कैटेगरी के टॉप 5 म्यूचुअल फंड में से एक म्यूचुअल फंड माना जाता है। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि मिड कैप कैटेगरी किसे कहते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेबी इसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है वो शेयर मार्केट की 101 से लेकर 250 के बीच में आने वाली कंपनियों के बीच में ही की जाती है। तो शेयर मार्केट की 101 से लेकर 250 के बीच में आने वाली मिड रेंज कंपनियों में इन्वेस्ट करने के कारण इस म्यूचुअल फंड का जो रिस्क फैक्टर है वो इंडेक्स फंड और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है, पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में कम है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 45.7% का रिटर्न्स, 3 साल में 26.5% का रिटर्न्स, 5 साल में 20.2% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 12.4% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हो वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे मिड कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में तो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है, पर 3 साल और 5 साल में इतने अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर स्टार्ट करते हो तो मिनिमम 5 साल के लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। पर जितना ज़्यादा टाइम आप अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए मनी को दोगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.59% है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेबी तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को जरूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए अमाउंट को 1 साल के भीतर नहीं निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। और ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो मिनिमम अमाउंट 1000 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप में 15.13%, मिड कैप में 64.12% और स्मॉल कैप में 15.4% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें जहां पर इसने इन्वेस्टरों के पैसे को लगाया हुआ है तो वो है टाटा पावर, एम्फिसिस लिमिटेड, क्रॉम्पटन ग्रेव्स, एसआरएफ लिमिटेड जैसी अच्छी मिड रेंज कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को लगाया हुआ है। और टॉप एलोकेशन सेक्टर हम देखें तो उसने फाइनेंशियल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और केमिकल सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को लगाया हुआ है। अब हम अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 20.36 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत ही ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। तो जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही हाई वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब स्टैंडर्ड डेविएशन के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ सबको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 100 रुपये इन्वेस्ट किए और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 2% है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 102 रुपये और कम से कम 98 रुपीज़ मिलने की संभावना रहेगी। अब अगर आप इस म्यूचुअल फंड के में अपने पैसे को निवेश करते हो तो उस पर लगने वाले टैक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाला तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एग्जम्पशन मिल जाएगा। पर अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश के पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का अपनी पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। अब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, किसी भी म्यूचुअल फंड में पास्ट रिटर्न्स को देखकर आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, हमेशा अपने कैटेगरी एवरेज को चेक करते रहिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तभी आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहोगे, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाओगे। नंबर 3, हमेशा अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर आपके पास आपका फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर नहीं है तो खुद के रिसर्च जरूर करें। नंबर 4, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको आपकी इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट की हुई मनी पर देखने को मिलेगा। और हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही अपने इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करें। आपने मेरा अगर डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तभी आप मेरे वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने परिजन और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर ज़रूर करोगे। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।